तो दोस्तों पूरी रात एयरपोर्ट पे गुजारने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। एंड लास्ट के वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे मैं एयरपोर्ट पे रहा, क्या किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक कहीं मैं आई बटन में दे दूँगा। तो चलिए अब चलते हैं फ़्लाइट में और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ा। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत जल्दी में बोर्डिंग पास लेना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल के लिए कहना तो बहुत कुछ है कि इस जर्नी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो पहली चीज़ ये है कि दुबई में जो मेरा एक्सपीरियंस था पहले तो ठीक ही रहा, लेकिन एट द एंड जब बोर्डिंग करने का टाइम आया तो उस टाइम पे थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे विज़िट करने का वगैरह वगैरह, होटल बुकिंग। एंड आई थिंक इट्स जेन्युइन क्योंकि आजकल कुछ इंडियंस जो हैं वो सर्बिया जाके वहाँ से इलीगली बाकी कंट्रीज़ है वहाँ चले जाते हैं और इलीगली वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आम इंडियंस हैं जो घूमना चाहते हैं उनको दिक्कत पेश आती है। उनको शक की नज़र से देखा जाता है कि शायद ये भी वही हैं कि जिनको शायद काम करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से इलीगली भाग जाएंगे। तो आई थिंक उनका शक करना सही भी है और क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं मास्क उतार के बात करूंगा, थोड़ी देर तो की थी, लेकिन अभी वो आंटी आ गई, उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। तो थोड़ी सी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो जाए कि किस तरह से बुक की और प्राइस क्या रहा और क्या प्रोसेस रहा। तो दुबई से लेके इंडिया से लेके दुबई तक मेरी जो फ़्लाइट थी वो विस्तारा की थी, जो कि मैंने शायद पेटीएम से बुक की थी 9,000 रुपीज़ की। पहले मैं उसको चेक कर रहा था तो वो 15,000 की थी, लेकिन रेगुलरली जब आप चेक करते रहते हो तो कभी ना कभी प्राइस डाउन हो जाता है। इट हैपन्स समटाइम्स बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो विस्तारा की जो फ़्लाइट थी वो फिर 9,000 की थी, तो मैंने वो बुक कर ली थी। उसके अलावा जो फिर दुबई से लेके सर्बिया तक की फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट मैंने यात्रा से बुक की, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट। एंड उसका प्राइस जो था वो 29,000 रुपीज़ था। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जब मैं दुबई से यानी सर्बिया की फ़्लाइट के लिए बोर्ड कर रहा था। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जब मैं बोर्ड कर रहा था तो उस लाइन में बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, सर्बियन रेजिडेंट्स भी थे, लेकिन कुछ 1-2-3 इंडियन भी थे। उसमें से एक इंडियन जो था वो शायद हम बहुत एज था, तो वो पहले चला गया था शायद। तो हम दो जो थे यंग थे, हमें रोका, कहा थोड़ा वेट करो आप। तो जब हमने वेट किया थोड़ी देर बाद हमसे क्वेश्चन आंसर्स किए। वो कौन थे, वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, कौन थे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो बोर्डिंग का टाइम था। बोर्डिंग के टाइम पे सिर्फ फ़्लाइट का जो स्टाफ होता है वही होता है वहाँ पर मौजूद। तो वो कौन थे, उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया हमसे कि आप क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है, रिटर्न टिकट कब की है, होटल बुकिंग एंड वगैरह वगैरह, प्रोफेशन, और भी कुछ क्वेश्चन किए टू चेक आवर कॉन्फिडेंस कि आर वी जेन्युइन, कि कहीं हम इलीगली वहाँ से कहीं आगे तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे से भी क्वेश्चन आंसर किए, मैंने भी कहा कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह। उस दूसरे बंदे से भी पूछा, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे जाने नहीं दिया, कहा कि आप जा सकते हो फ़्लाइट में। तो मैं चला गया और मैं वेट कर रहा था कि वो जो तीसरा बंदा था मेरे साथ उसको भी आने देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको आने नहीं दिया। तो बस का डोर भी क्लोज़ हुआ, वो नहीं आया। मैं फ़्लाइट में भी वेट करता रहा कि आएगा वो, मतलब उसको आने देंगे अब, लेकिन वो नहीं आया।
तो रीज़न क्या हुआ, उसके पास हर एक डॉक्यूमेंट था जहाँ तक मैं देख रहा था। उसके पास होटल बुकिंग्स भी थी, उसके पास ऑनवर्ड्स जर्नी की टिकट्स भी थी, होटल बुकिंग सब, मतलब वीज़ा, इनफैक्ट उसके पास दुबई का वीज़ा भी था जो कि मेरे पास नहीं था। तो सब कुछ होने के बाद रीज़न क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ताकि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूं कि क्या रीज़न हुआ। लेकिन जो हुआ सो हुआ, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली हो, कुछ समझ आया हो कि ट्रैवल के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, मायने रखती हैं, तो मुझे तो एक ही चीज़ लगी कि वो है सच्चाई, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंट, कि जो आप मतलब सच में हो वही प्रेजेंट करो और ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट। लेकिन अगर कभी आप गड़बड़ करो, झूठ बोलना चाहो, तो दे आर स्मार्ट पीपल, वो ट्रेंड होते हैं इसमें, तो वो समझ जाते हैं कि बंदा जो है चूना लगा रहा है हमें। तो वेलकम टू सर्बिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि आप मैं कैसे बताऊँ कि जो मतलब मुझे सबसे टफ लगता था इमिग्रेशन का प्रोसेस, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मतलब विद नो टेंशन। उन्होंने सिर्फ 2-3 सवाल पूछे और बोला वेलकम टू सर्बिया, चलिए आप। मतलब क्या बोलूँ, मतलब खुशी ऐसी है जो वर्ड्स में आप डिफाइन नहीं कर सकता। तो अभी मैं एग्जिट होता हूँ तो देखता हूँ आगे क्या करना है। इस इमिग्रेशन से पहले एक और इमिग्रेशन भी थी, यानी वो थोड़ी ज़्यादा टफ थी। मतलब जब हम फ्लाइट से उतरे तो कुछ 2-3 इमिग्रेशन ऑफिसर्स वो कुछ सवाल जवाब पूछने लगे। सबसे पूछ रहे थे कि क्या पर्पज़ है विज़िट का, और पासपोर्ट चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे भी सब ठीक ठाक रहा और मैंने वहाँ से भी आसानी से एग्ज़िट कर लिया। तो अभी बाहर तो हो गए, एग्ज़िट तो हो गए, लेकिन अब यहाँ पे सब मुझे बोल रहे हैं कि मेरी टैक्सी में आ जाओ, मेरी टैक्सी में आ जाओ। मैंने कहा फ्री में ले जाओगे तो आ जाऊँगा। लेकिन मैं अभी बस का वेट कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे बस आएगी। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा एंड देन आई विल गेट बस टू सिटी सेंटर। सिटी सेंटर पहुँचने के बाद फिर थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा अपने हॉस्टल, और वहाँ जाके मैं थोड़ा आराम करूँगा। मतलब अब आराम ही करना है, बाकी काम वाम तो कुछ करना है, कब से आराम। मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, सोचा कुछ खा लेते हैं, तो मैंने एक चॉकलेट खरीदा और ये एक योगर्ट खरीदा। अभी थोड़ी पेट पूजा हो जाए, उसके बाद बस में एंट्री कर। तो बस मिल गई है, लेट्स गो इनटू द बस। अच्छी कंट्री है वैसे, अभी एक्सप्लोर करेंगे इसको, गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, हर एक चीज़ से, घोड़ा गाड़ी से भी। तो दोस्तों स्टेशन पे पहुंच जाने के बाद हम पहुंचे एक मैकडॉनल्ड्स शॉप पे। वहाँ पे थोड़ा खाया पिया, रेस्ट किया, उसके बाद हम चल दिए अपने हॉस्टल की तरफ। अभी फ़िलहाल के लिए हॉस्टल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ मैं एक जगह पे आया, यहाँ पे एक होटल है, तो मैंने हॉस्टल वालों को कॉल किया। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ कि कोई शायद आ रहा है उनमें से, मे भी यहीं कहीं है, तो आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन ही विल कम।
हॉस्टल के अंदर पहुंच गए और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा बेड मिला, मतलब 2 दिन से तो खड़े खड़े थे ट्रैवलिंग में, लेकिन एक बेड मिला, आराम से लेटने को मिला, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी डिनर का मसला है, तो उसके लिए बाहर जाके फूड ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे अच्छा सा सस्ता सा खाना मिल जाए। उसके अलावा कैसा है यहाँ पे हॉस्टल, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये है मेरा बेड राइट नाउ, नीचे है दूसरे का बेड और वहाँ से कुछ 2 बेड और हैं। इट्स ए हॉस्टल, 4 बेड हैं आई थिंक, 6 बेड भी होते हैं यहाँ पे किसी किसी रूम में। तो यही है सब। बाथरूम जो है वो थोड़ा सा बाहर है, दूर है। तो अभी मैं थोड़ा बाहर आया था घूमने के लिए, टहलने के लिए, एक्चुअली डिनर के लिए कुछ लेना है, वही लेने आया था। तो बहुत प्यारा सा गार्डन है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है चल के। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने अभी कोई भार नहीं उठाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस भार के साथ चलने की। तो अभी यहाँ पे गार्डन में आके मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करूँ। लेट्स डू इट। बारिश में फ़ोन को रखना पड़ा, यानी जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे थोड़ा गीला था स्टैंड, लेकिन थोड़ा सा मन को शांति मिली प्रैक्टिस करके। नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट वार्मर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई, अच्छा भी लग गया। और मार्शल आर्ट के साथ तो रिश्ता ही कुछ अजीब सा है, जब भी करते हैं तो अपने आप पे बहुत नाज आता है, मतलब नाज होता है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पे कुछ सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो आप कमेंट में प्लीज़ दीजिए मुझे इस टाइम पे आपकी गाइडेंस की, सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, ख़ास तौर पर खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।